नमस्कार। खबर दुनिया की के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। पाली में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सौंपा G20 का नेतृत्व। पीएम ने कहा भारत की G20 अध्यक्षता होगी सर्वसमावेशी और महत्वाकांक्षी। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सत्र को किया संबोधित। कहा गरीबी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में डिजिटल तकनीक काफी मददगार। कहा डिजिटल एक्सेस को समावेशी और व्यापक होना जरूरी। पाली में G20 घोषणा पत्र में भारत को मिली बड़ी राजनयिक सफलता। आज का दौर युद्ध का नहीं वाले पीएम मोदी के बयान को प्रमुखता से मिली जगह। सदस्य देशों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के सामने पैदा चुनौतियों पर जाहिर की चिंता। पाली शिखर सम्मेलन से इतर पीएम ने की कई द्विपक्षीय बैठकें। ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों के साथ विचार विमर्श। सम्मेलन में आए राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिए नायाब तोहफे। पोलैंड पर मिसाइल हमले के लिए नाटो ने दिया रूस को क्लीन चिट। शुरुआती जांच में मिसाइल यूक्रेन के होने के मिले संकेत। घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया के लिए रूस ने नाटो देशों की निंदा की। चंद्र मिशन के लिए रवाना हुआ नासा का आर्टेमिस 1। 11 दिसंबर को पृथ्वी की कक्षा में लौटेगा ओरियन। 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की योजना पर कर रहा है नासा काम। और सबसे पहले एशिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें। और सबसे पहले बात G20 की। G20 समूह की अगली बैठक 2023 में नई दिल्ली में होगी। 1 दिसंबर को भारत आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी देश भारत में होने वाले इस महाउत्सव में हिस्सा लें। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले इस समूह की अध्यक्षता मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन देते हुए कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और क्रिया उन्मुख होगी। हालांकि भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 का जिम्मा भारत ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है और समूची दुनिया G20 की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। ऐसे में वैश्विक चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान निकालने का पीएम मोदी का आश्वासन आशा की किरण बन जाता है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को मित्र देश बताते हुए G20 ट्रॉइका के रूप में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20
नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। I am sure, under the leadership of Prime Minister Modi, G20 will keep moving forward. As a friend of India and as a part of Troika, next year Indonesia is ready to support the success of India G20 presidency. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लाभ को सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाए जाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लाभों को समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। यह प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 के आउटकम डॉक्यूमेंट में सतत विकास, जलवायु चुनौती के खिलाफ वित्त पोषण, पोषक आहार और बहुउद्देशीय संस्थाओं में सुधार के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को समाहित किया गया है। India worked constructively and cooperated with Indonesia and others towards this goal. You will find that some of the key outcomes in the outcome document reflect the priorities and vision of Prime Minister. इसके अलावा G20 संयुक्त घोषणा वक्तव्य में हाल के यूक्रेन रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश आज का युग युद्ध का नहीं है को भी प्रमुखता से जगह दी गई है। इसे कूटनीतिक मंच पर भारत की बड़ी जीत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर एक द्विपक्षीय बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिए अपने बयान में कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। In terms of Prime Minister Modi's leadership, he's definitely shown here at the summit that he has the ability to use his soft diplomacy skills for the greater good. He has been saying previously this is no time for war, and the fact that there is going to be a communique with that language in there is a diplomatic win, a massive, massive diplomatic win. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाली शिखर सम्मेलन के पहले ही सत्र के दौरान दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी की राह तलाशने का सुझाव दिया। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी कि भारत की एक कंसेंसुअल और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बाली समिट के आउटकम डॉक्यूमेंट को निर्धारित कर सकी और इसी अप्रोच को लेकर भारत अगले साल की अध्यक्षता में जाना चाहेगा और ये सफर बाली से दिल्ली का ये तय करेगा कि अगले एक साल का विश्व का इकोनॉमिक या आर्थिक एजेंडा क्या हो। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर विश्व के कई बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात की। मुलाकात में ग्रीन इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, व्यापार, निवेश, रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर बाली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सतत विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ाए जाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के अपने समकक्ष के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग से हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों जैसे ग्रीन इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देने पर भी बात की। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्रीन और सतत विकास पर हाल ही में हुए साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। व्यापार, निवेश, रक्षा और इंफ्रा विकास के क्षेत्र के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बाली में भारत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष एंटोनी अल्बानीज ने दोनों देशों के आपसी हितों के मुद्दे पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के अलावा शिक्षा, नवोन्मेष, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों में एक और खास मुलाकात रही यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ। ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बाली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले G20 के बाली शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ मैंग्रोव के जंगल का दौरा किया। इस दौरान मैंग्रोव के संरक्षण के साथ ही इंडोनेशिया में पारंपरिक तौर पर जल संरक्षण की विधि की भी जानकारी G20 समूह के नेताओं को दी गई। पारंपरिक तौर पर वहां जल संरक्षण की विधि को सुबक कहा जाता है। सभी आमंत्रित नेताओं ने मैंग्रोव का पौधा भी रोपा। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया। इंडोनेशिया द्वारा मैंग्रोव के इस विशेष जंगल में नए पौधों को तैयार करने की नर्सरी और पूरे इकोसिस्टम को समझा। नर्सरी में 63,000 पौधे तैयार करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया ने 2024 तक 6 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मैंग्रोव जंगल में ही एक मत्स्य तालाब भी मौजूद है जो कि 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अरुण शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के बाली शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भी शिरकत की। उन्होंने डिजिटल परिवर्तन पर आधारित सत्र में डिजिटल तकनीक द्वारा वंचितों और गरीबों के जीवन को आसान बनाए जाने की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती में भी डिजिटल समाधान सहायक साबित होगा। उन्होंने डिजिटल समाधान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक होगा। जिस सत्र में उन्होंने भाग लिया, डिजिटल तकनीक के सत्र में, उन्होंने कहा कि डिजिटल पहुंच सबके लिए सुलभ हो और तकनीक व्यापक हो। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल परिवर्तन को सर्वसमावेशी बनाया जाए ताकि इससे कोई भी छूटने ना पाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी एक बहुत बड़ी एक डिजिटल डिवाइड की स्थिति है जिसको कि कहीं ना कहीं पाटने की जरूरत है। विश्व के अधिकतर नागरिक को इसमें भागीदारी लेने की भी उन्होंने जरूरत को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों में उन्हें भारत की विरासत को दर्शाने वाली वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की। पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मशहूर कांगड़ा लघु चित्रकारी पर बनी एक पेंटिंग भेंट की। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गुजरात की कलमकारी के प्रसिद्ध मातानी पछेड़ी उपहार स्वरूप भेंट किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को उन्होंने छोटा उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध पिथौरा तोहफे में दी। पीएम ने इटली की नवनियुक्त प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पाटन की नामचीन पाटन पटोला दुपट्टा उन्हें भेंट की। वहीं फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के नेतृत्व को कच्छ का प्रस्तर पात्र भेंट किया। पीएम ने इंडोनेशिया को सूरत की नामी चांदी का पात्र और हिमाचल के किन्नौर का किन्नौरी शॉल उपहार में दिया। स्पेन को पीएम ने मंडी और कुल्लू का ख्याति प्राप्त कनाल पीतल सेट बतौर गिफ्ट भेंट किया। और अब खबर यूरोप से। पोलैंड में यूक्रेन की सीमा से सटे गांव में हुए एक बड़े धमाके में अब नया मोड़ दिख रहा है। शुरुआत में खबर यह थी कि रूस की ओर से यूक्रेन के कई अहम ठिकानों पर दागे गई मिसाइलों में कुछ पोलैंड में जा गिरी, जिससे यहां भीषण धमाका हो गया। हालांकि अब शुरुआती जांच पड़ताल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पोलैंड में गिरी ये मिसाइलें यूक्रेनी सेना ने दागी थी। शुरुआती निष्कर्षों से यह पता चलता है कि यूक्रेनी सेना ने रूसी मिसाइलों को मार गिराने के लिए मिसाइल दागी थी, जो कि गलती से पोलैंड में जा गिरी।
पोलैंड पर मिसाइल हमले की घटना के बाद बढ़ता तनाव फिलहाल कम होता दिख रहा है, क्योंकि शुरुआती जांच से ये साफ हो गया है कि ये मिसाइल रूस की तरफ से नहीं दागी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने यह मिसाइल रूस की ओर से आ रही मिसाइल के जवाब में चलाई थी, जो पोलैंड में जाकर गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ये मिसाइल हमला ऐसे समय में हुआ जब इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन नाटो के सदस्य देशों के बीच भी मिसाइल हमले से तनाव फैल गया, जिसके बाद सभी सदस्य देशों की आपात बैठक हुई। लेकिन बुधवार दोपहर तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद क्षेत्र में तनाव में कुछ कमी दिखी। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि ये संभव है कि मिसाइल रूस से नहीं आई हो। बहुत सारी जानकारी है जो इसका विरोध करती है। हम इसकी जांच करेंगे। इसकी संभावना नहीं है कि मिसाइल को रूस की तरफ से दागा गया होगा। हम राजदूतों की बैठक बुलाकर चर्चा करेंगे। हालांकि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने कहा कि यह यूक्रेनी मिसाइल हो सकती है जो पोलैंड में गिर गई, लेकिन उन्होंने घटना का जिम्मेदार रूस को ठहराया, क्योंकि क्रेमलिन के सैनिकों ने मंगलवार को यूक्रेन पर कई मिसाइल हमले किए थे। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि पोलैंड में मिसाइल विस्फोट जानबूझकर किया गया एक हमला था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर संभावना है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। इस घटना की जांच चल रही है और हमें इसके नतीजे का इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास कोई संकेत नहीं है कि यह जानबूझकर किए गए हमले का नतीजा था। हमारे पास इस बात के भी कोई संकेत नहीं है कि रूस नाटो के खिलाफ आक्रामक सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हमारा प्रारंभिक विश्लेषण सुझाव देता है कि यह घटना संभवतः रूसी क्रूज मिसाइल हमलों के खिलाफ यूक्रेनी क्षेत्र की रक्षा के लिए दागी गई यूक्रेनी वायु रक्षा मिसाइल के कारण हुई थी, लेकिन मैं इसमें यूक्रेन की गलती नहीं मानता हूं। इस बीच बाली में चल रहे G20 सम्मेलन से इतर G7 और नाटो देशों के नेताओं ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाकर चर्चा की। सदस्य देशों ने पोलैंड को धमाके की जांच में पूरा सहयोग करने और युद्ध में यूक्रेन का साथ देने का वायदा दोहराया। हालांकि फ्रांस ने भी इस मामले पर सावधानी बरते जाने पर जोर देते हुए कहा कि क्षेत्र के कई ऐसे देशों के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं, इसलिए जांच होने तक संयम बरता जाना जरूरी है। नाटो के सदस्य यहाँ बहुत जल्दी और बहुत तेजी से इकट्ठा हुए और स्थिति की चर्चा की। हमने घटना की विस्तृत जांच पर जोर दिया है। मिसाइल के कुछ हिस्सों की भी जांच होनी चाहिए और हमें जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। इस तरह के गंभीर मामले में सावधानी पूर्वक जांच से पहले घटना के बारे में कोई भी जल्दबाजी का कोई सवाल ही नहीं है। मैं पोलिश क्षेत्र में हुए मिसाइल हमलों के पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमने पोलैंड के राष्ट्रपति से भी इस मामले पर चर्चा की है। घटना की जांच की जा रही है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड पर मिसाइल हमले की खबरों को गलत करार दिया। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मामले को तूल देने का काम किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने यूक्रेन पोलैंड सीमा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए कोई हमला नहीं किया है। विभिन्न यूक्रेनी स्रोतों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा दावा किया गया है कि रूसी मिसाइलें प्रिजेवोडो गांव पर गिर गई। स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से जानबूझकर उकसाया जा रहा है। तस्वीरों में कथित तौर पर जो नुकसान नजर आ रहा है उसका रूसी हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। भले ही जांच का हवाला देते हुए नाटो देशों ने मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया हो, लेकिन रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले में कोई कमी नहीं आई है। खेरसान से रूसी सैनिकों की वापसी के रूस ने अब कीव पर हमले को केंद्रित कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के पूर्व से लेकर पश्चिमी इलाके तक ऊर्जा तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली संकट खड़ा हो गया। और अब अमेरिका से जुड़ी कुछ अहम खबरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। 76 वर्षीय ट्रंप ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से महान
और गौरवशाली बनाने के लिए मैं फिर से अपनी उम्मीदवारी घोषित करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से 16 नवंबर को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए दस्तावेज दाखिल किए। माना जा रहा है कि 2024 में पार्टी के नामांकन के संभावित दावेदारों में फ्लोरिडा के गवर्नर और पूर्व उपाध्यक्ष माइक पेंस शामिल हो सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक बार फिर चांद को खंगालने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 50 साल पहले अपने अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद पहली बार अमेरिका अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर भेजने की कवायद में लगा है। इसी कड़ी में नासा के नए चांद रॉकेट आर्टेमिस 1 बुधवार को 3 परीक्षण डमी के साथ अपनी पहली उड़ान भरी। यदि 3 सप्ताह की परीक्षण उड़ान सफल हुई तो रॉकेट चालक दल के एक खाली कैप्सूल को चांद के चारों ओर एक चौड़ी कक्षा में ले जाएगा और फिर कैप्सूल दिसंबर में प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। चंद्रमा पर इंसानी कदम की आहट का सपना साकार करने के लिए नासा ने अपने महत्वाकांक्षी परियोजना को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। करीब 50 साल बाद नासा का ये तीसरा प्रयास है जब आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण बुधवार को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। आर्टेमिस 1 मिशन नासा के मंगल मिशन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। नासा इस मिशन के जरिए चांद पर ओरियन अंतरिक्ष यान भेज रहा है। अंतरिक्ष यान 25 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। 50 साल पहले यूएस अपोलो मिशन के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतरने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम सब लोग चांद को निहारते हैं, उस दिन का सपना देखते हैं कि इंसान फिर से चांद पर कदम रखे। अब हम चांद पर वापस जा रहे हैं। न सिर्फ चांद पर जाने के लिए बल्कि वहां कैसे जीना है यह भी सीखना है। जीवन की तलाश करना है ताकि मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजने की तैयारी की जा सके। चंद्रमा बस कुछ ही दिन दूर है। सफलता के बाद मंगल महीने भर की दूरी पर रहेगा। हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अब समझ में आ रहा है कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशाल है। तलाशने के लिए बहुत कुछ है, बस अभी यह शुरुआत भर है। नासा के इस मिशन को 32 मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जिसे अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम कहा जा रहा है। इसका ओरियन कैप्सूल मून के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस कैप्सूल के 11 दिसंबर को पृथ्वी पर आने की उम्मीद है। ओरियन कैप्सूल के साथ 10 छोटे सैटेलाइट को भी भेजा गया है, जिन्हें क्यूबसेट नाम दिया गया है। अगर आर्टेमिस 1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है तो ये परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हमें 4 सप्ताह का मिशन पूरा करना है। हमने डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हमने रास्ते में कुछ चीजें देखी और सीखी हैं, जिनमें से ज्यादातर यह है कि सिस्टम ठीक वैसा ही प्रदर्शन कर रहा है जैसा हम चाहते थे। हमने SLS रॉकेट पर फ्लाइट इंस्ट्रूमेंटेशन में कुछ ड्रॉप आउट देखे हैं। ओरियन अंतरिक्ष यान सबसे पहले पृथ्वी से चंद्रमा तक 4.5 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। इतनी दूरी की यात्रा तय करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान होगा। इस रॉकेट का ये पहला मिशन है जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं है। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो भविष्य में इसी रॉकेट से अंतरिक्ष यात्री को मिशन पर भेजा जा सकेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक नासा 2025 तक इंसानों को एक बार फिर चांद पर भेजने की योजना पर काम कर रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों का लक्ष्य ये पता लगाना है कि क्या चंद्रमा के आसपास की परिस्थितियां मानव के लिए। और अब खबर अफ्रीका से। पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में जानलेवा इबोला वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। पूर्वी युगांडा के एक मरीज में इबोला वायरस की पुष्टि हुई है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि नियोजित क्लिनिकल टेस्ट के लिए 3 इबोला वैक्सीन के अगले सप्ताह युगांडा भेजे जाने की उम्मीद है। टेड्रोस ने कहा कि नियोजित परीक्षण के लिए ऐसे लोगों की
पहचान कर ली गई है, जिस पर विशेषज्ञों की समिति ने अपनी सहमति दे दी है। WHO के प्रमुख ने कहा कि पिछले सप्ताह से युगांडा में इबोला के 6 और मामले की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है। युगांडा ने इस साल सितंबर में इबोला को महामारी घोषित किया था। तो इस खबर के साथ ही खबर दुनिया की के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। लहलहाती फसल, भरे पूरे